हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमथाट एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक के हमारे स्टूडेंट्स के जो टेस्ट हुए हैं उसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न बहुत ही ईजी है, लेकिन ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि इसको याद करने वाला है कि फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम आपको बता दूं कि जब हम लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में, तो उस केस में हम लोग सिल्वर के कंपाउंड पढ़ते हैं। तो सिल्वर का जो सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड है, इसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेनलेस स्टील क्या चीज़ का एलॉय है ना। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक एलॉय होता है। उस केस में आपका आयरन होता है। आयरन के साथ साथ हम लोग मिक्स करते हैं इसके अंदर निकिल प्लस क्रोमियम। इसके साथ साथ कार्बन बहुत लिटिल अमाउंट में रहता है। इन चारों का जो है कि मिक्सचर होता है, उससे बनता है स्टील एलॉय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग में साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम कन्वर्ट करते हैं ई स्टैंडर्ड m पर 3+ को m पर 2+ में, तो इस केस में किसका ई स्टैंडर्ड की वैल्यू हाईएस्ट होगा, है ना। हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसका होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझना होगा कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है हाईएस्ट का मतलब निगेटिव में लोवेस्ट की वैल्यू पूछ रही है। यानी कि अगर हम लोग इसके हम चारों वैल्यू को देखें तब हमें पता चल जाएगा कि यदि हम बात करें Cr पर 3+ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं Cr पर 2+ में, इस केस में इसकी वैल्यू आती है -0.41 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर हम लोग Fe पर 3+ को कन्वर्ट करते हैं Fe पर 2+ में, तब इस केस में जो वैल्यू आती है वो होता है प्लस में 0.77 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग Mn पर 3+ को कन्वर्ट करते हैं Mn पर 2+ में, इस केस में जो वैल्यू आती है वो होती है प्लस 1.57 वोल्ट। सेम इसी प्रकार से कोबाल्ट पर 3+ को कन्वर्ट करते हैं कोबाल्ट पर 2+ में, तब इस केस में इसकी वैल्यू आती है प्लस में 1.97 वोल्ट। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में हाईएस्ट वैल्यू पूछा था, तो हाईएस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, कॉपर का आपका वैल्यू, मतलब कोबाल्ट का वैल्यू आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगा। लोएस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, इसी का, है ना, निगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn पर 4+। Mn पर 4+ का हमें बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को लोग को पता है कि अगर हम लोग Mn के बारे में देखें तो इसके एटॉमिक नंबर होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आउटर सेल का 4s2 3d5, है ना। लेकिन अगर हम बात करें 25 Mn पर 4+, यानी कि हम 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और d में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s0 3d3, जिसके चलते कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। जब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, तब हम लोग आगे क्या करेंगे, तब हम लोग आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे, तब इसको हम लोग देखते हैं कि हमको क्या करना है। फार्मूला लगाएंगे μ=√n+2, जहाँ n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ फार्मूला की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा √3, है ना, √3 और 3+2, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू आता है कितना, 5 × 3, यानी कि बोर मैग्नेटान, यानी कि √15 बोर मैग्नेटान। यह क्या है, 4 से थोड़ा सा कम है, इसका वैल्यू आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आता है 3.87 बोर मैग्नेटान, यानी कि लगभग में इसकी वैल्यू आ जाती है 4 बोर मैग्नेटान। ओके, तो इसके इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन एन एटमॉस्फेयर
इंडस्ट्रियल स्मॉग, जो एटमॉस्फेयर में इन एन एटमॉस्फेयर विथ इंडस्ट्रियल स्मॉग कॉपर कोरोड्स टू, है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है और जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, दोनों से मिलकर के कॉपर में किस प्रकार का कोरोजन होता है। तब इस केस में ये क्या होता है, ये इस केस में अब पहला ऑप्शन दिया गया है बेसिक सल्फेट ऑफ Cu2OH का होल ट्वाइस, यानी कि Cu2OH का होल ट्वाइस बनता है और SO4, और फिर बेसिक कार्बोनेट बनता है, बी वाला ऑप्शन दिया गया है Cu2OH का होल ट्वाइस CO3, बोथ ए एंड बी। तो इस केस में दोनों चीज़ें बनती है ना, जब एटमॉस्फेयर के हवाओं के द्वारा और इंडस्ट्री के धुआं के द्वारा, दोनों के द्वारा कॉपर में कोरोजन होता है, दोनों के द्वारा कॉपर में डिप्लीशन होता है और दोनों से इस प्रकार का कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉलम में कॉलम बी, आयन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट। टाइटेनियम पर 2+, Ti पर 2+ का मतलब हो गया 3d2। 3d2 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि इसके अंदर n की वैल्यू 2 है। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगा तो इसका फार्मूला के अभी हमने बताया था n = n+2 होता है ना, n+2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है √8। 2 और 2+2 करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √8। √8 का मतलब 2.84, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2.84। Zn पर 2+, Zn पर 2+ का मतलब होता है 3d10। 3d10 का मतलब n बराबर 0, तो म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ये वाला। Mn पर 2+, है ना, Mn पर 2+, और जैसे Mn पर 2+ होगा तो क्या होगा, D5 होगा, और जब D5 होगा तब n बराबर 5। जब n बराबर 5 होगा तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर हो जाता है 5 + 2 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि √35, यानी कि 5.92 हो जाएगा, है ना। तब ये वाला इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप अपने से भी कर सकते हैं ना। स्कैंडियम पर 3+, ए भाई साहब कुछ गलती है क्या, स्कैंडियम पर 3+ का तो कुछ उल्टा ही दे रहा है। स्कैंडियम पर 3+ का मतलब D0 हो गया ना, स्कैंडियम पर 3+ का मतलब होता है D0 हो जाएगा, और D0 का तो कोई आंसर नहीं दिया, 4.90 कैसे दे दिया है, नहीं 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 नहीं। पहले देखो ऊपर का किसके साथ मैच कर रहा है, A का P किस में दिया है, यहाँ पर A का P इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर और इसमें दिया है, ठीक है ना। और B का R यहाँ B का S दे दिया तो ये नहीं होगा। C का Q और D का S। स्कैंडियम पर 3+ का 0 होगा, इसमें गलत दिया है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस केस में 4 दिए गए हैं, इन चारों में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि इन चारों में ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया गया है VO पर 2+, VO2 पर 1+ चार्ज है। जब 1+ चार्ज होगा तब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम का कितना हो जाएगा, तो इस केस में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4 2 दूनी 4, 4 में से गया +3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से VO पर 2+ चार्ज, VO पर 2+ चार्ज है, तब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर एक सेकेंड +5 होगा ना, इसका +5 और इसका +4 है ना। ठीक है, अब देखो TiO पर 2+, TiO पर कितना दिया गया है 2+ दिया गया है ना। जब इसके ऊपर 2+ होगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का +4 हो जाएगा VO और TiO के ऊपर। और इसके बाद फिर
CrO4 पर 2 - इसका हो जाएगा 2 है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा +6। ठीक है, तब इस केस में VO पर 2+ नहीं, मतलब कि VO पर प्लस सही है 2+ और TiO पर 2+ का बराबर होगा जो कि +4 होगा। इसके बाद होता है VO2 पर 1+, फिर आता है CrO4 पर 2-। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। हाँ, बी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है जिसको कि हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट कौन सा गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 3D एंड 4D एलिमेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी 5D का ज़्यादा होता है 3D और 4D की अपेक्षा। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। CuI इज डायामैग्नेटिक वाइल Cu2 इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, TiH2O का होल 6 कलर्ड और स्कैंडियम के होल 6 पर 3+ कलरलेस। ट्रांजिशन मेटल का नेट फॉर्म कम्प्लेक्स एज, ये बात गलत है ना, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 5D एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है 3D और 4D एलिमेंट से। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पर लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन भी तो होता है ना। सही है, सही है, ठीक दिया है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ AgNO3, AgF, AgClO4 वाटर सॉल्युबल आर। इन तीनों में से वाटर सॉल्युबल कौन है, तो ये तीनों के तीनों ही वाटर सॉल्युबल हैं। AgF सिल्वर फ्लोराइड भी, सिल्वर नाइट्रेट भी और सिल्वर परक्लोरेट भी, AgClO4, तीनों कंपाउंड जो है कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया जाता है एक्वस NaOH के साथ, तब इस केस में क्या बनेगा। तो जब भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हीट करेंगे तो यह अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। यानी कि ये इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। यहाँ पर इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जैसे K2Cr2O7 में, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +6 में। लेकिन अगर हम लोग देखें CrO4 पर 2- में, तो इस केस में भी आपका क्या है, इस केस में भी आपका +6 है, लेकिन ये आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जब इसको हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को यानी कि NH4Cr2O7 को हीट करते हैं तो एक गैस प्राप्त होता है। वो गैस इन चारों रिएक्शन में से किस में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, जब हम लोग हीट करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को, है ना, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को अगर हम लोग हीट करते हैं, तभी आपका ब्रेक होता है Cr2O3 में +4 वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, प्लस नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग अगर हीट करेंगे इन चारों ऑप्शन में से अमोनियम नाइट्रेट को यानी कि NH4NO2 को अगर हम लोग हीट करें, तब इस केस में भी यही रिएक्शन होता है और एक गैस प्राप्त होता है, वो गैस होता है नाइट्रोजन। यहाँ पर भी प्राप्त होगा आपका 2H2O, है ना, 4 नहीं। इस केस में आपको 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्राप्त होंगे और यहाँ से भी अगेन नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। तो कौन सी इस केस में ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाफनियम और जिरकोनियम। देखिए हाफनियम और आपका जिरकोनियम है, तो हाफनियम जो है कि आपका 6th पीरियड का है और जिरकोनियम आपका 7th पीरियड का है। ठीक है, तो नहीं, टाइटेनियम जिरकोनियम टीजर हफरफ सॉरी हाफनियम एंड जिरकोनियम ना, TIZR और HF। हाँ ठीक है, ये आपका 4th पीरियड, ये आपका 4th पीरियड, ये 5th पीरियड और ये 6th पीरियड का है। हाफनियम आपका 6th पीरियड का है। तो जैसे ही अगर आप और हम 6th पीरियड में आएंगे, 5वें से 6वें पीरियड में आएंगे, उस केस में क्या होता है, लेंथेनाइड एंट्री करता है। जैसे लेंथेनाइड एंट्री करेगा तो उस केस में क्या होगा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होगा। तब यहाँ पर बोल रहा है कि हाफनियम हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन जिरकोनियम। तो ये बात बिल्कुल सत्य है ना। क्यों सत्य है, क्योंकि हम जिरकोनियम से हाफनियम तक आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के चलते एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ पाता है। जब एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ता है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है, और जब एटॉमिक वॉल्यूम नहीं बढ़ता है लेकिन एटॉमिक मास बढ़ता है, तब डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा नहीं लेकिन मास बढ़ गया तो हाफनियम का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रेडियस, हाँ इसके लिए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बात भी बिल्कुल सच है। तो इस केस में दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से। एट pH 12, pH 7 होगा, यानी कि pH इस केस में 12 होगा, 7 नहीं 12। pH 12 का मतलब कौन सा मीडियम हो जाएगा, इस केस में आपका मीडियम हो जाएगा बेसिक वाला। तो जब ये बेसिक मीडियम होगा तो Cr2O7 पर 2- किस में कन्वर्ट होगा, तो जब pH = 12 होता है उस केस में ये आपका कन्वर्ट होता है CrO4 पर 2- में। Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है इस केस में CrO4 पर 2- में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होगा, तब इस केस में देखते हैं हम लोग, यहाँ नीचे रिएक्शन देख लेते हैं। Cr2O7 पर 2- है, pH 12 का मतलब बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, किसका, वाटर का, तब ये रिएक्शन होकर के बनता है 2CrO4 पर 2- और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। आया समझ में, इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होता है। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द कंटेक्स्ट विथ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, तो उसके आधार पर आपको कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करनी है। विच इज़ इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस केस में पहला वाला ऑप्शन दिया गया है, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो शोन बाय दीज कॉम्प्लेक्सेज। ट्रांजिशन एलिमेंट में नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। NiCO4 यहाँ पर लिखते हैं, NiCO4 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, FeCO5 में FeCO5 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये बात सही है। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल शोज बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेज, ये बात गलत हो जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है तो क्या ये बेस की तरह बिहेव करता है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इस केस में ये आपका बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट लाइक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है ना, कोवैलेंट लाइक कॉम्प्लेक्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में जो ये MnO4- है, इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो गलत वाला ऑप्शन तो हमें पता चल ही गया है कि इसके इसमें बी वाला गलत होगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, हमारा फर्ज है। ठीक है, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑल द 4s and 4d इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर बॉन्डिंग
हाँ, ये बात सही है। स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक अगर हम लोग बढ़ेंगे तो सभी जो इलेक्ट्रॉन है D1, D2, D3, D4 और D5, सभी इलेक्ट्रॉन जो है, और उसके साथ साथ 4s के भी, 4s2 के भी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग के लिए यूज होते हैं। इसलिए स्कैंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइटेनियम का +4 है ना, वेनेडियम का +5, +3, +4, +5 और क्रोमियम का मैक्सिमम +6 और मैग्नीज का मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, once the D5 configuration is exceeded, the tendency to involve the 3d electrons for bonding decreases। जब एक बार D5 कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लेगा जैसे कि Mn, तब इसके बाद अगला जो एलिमेंट आएगा जैसे कि आयरन, इस केस में अब D6 के इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब 3d के इलेक्ट्रॉन अब जो है कि बॉन्डिंग में डिक्रीज होते हैं, बॉन्डिंग बनाने में डिक्रीज होते हैं, तो ये बात भी सही है। जैसे D6 करोगे उस केस में क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो जाएगा। तो अब बस ये 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना बॉन्डिंग करने के लिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करता है, तो इसके इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है कि जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नहीं कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये बात फैजान रूल भी बता चुका है ना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेंथेनाइड के पास किस में स्मॉलेस्ट रेडियाई होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका साइज सबसे छोटा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी सीरीज हो, लेंथेनाइड हो, एक्टिनाइड हो, 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, P ब्लॉक हो, S ब्लॉक हो, अगर आप लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो जनरली साइज क्या होगा, साइज आपका डिक्रीज होगा, बस कुछ जगहों को छोड़ करके, है ना। सामान्य तौर पर यही होता है, जैसे लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें उसकी बात अलग है। तब इस केस में अगर आप लोग F ब्लॉक एलिमेंट का लेंथेनाइड सीरीज देखोगे तो सबसे राइट साइड में जो एलिमेंट है वो क्या है, Lu है ना, जिसके चलते कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसके एटॉमिक रेडियस के साइज के बारे में बात करें तो हम बहुत आसानी से इसका हम साइज बता सकते हैं कि जो सबसे लेफ्ट में है, यानी कि सीरियम पर 3+, इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद फिर होगा Tb पर 3+, इसके बाद फिर होगा Er पर 3+, और लास्ट में होगा आपका Lu पर 3+ होगा, ठीक है ना। ये F ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नेट आयन यानी कि MnO4- को हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसके अंदर ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब भी इसके साथ रिएक्शन होता है तभी आपका कन्वर्ट होता है आपका MnO3 पर 1+ चार्ज में, ठीक है। इसके अंदर ये कन्वर्ट होता है जब ट्रेसेस ऑफ MnO4 पर 1-, यानी कि MnO4 का बहुत ही लिटिल अमाउंट में कंसनट्रेटेड H2SO4 में होगा, तभी किस में चेंज होता है, MnO3 पर 1+ चार्ज में। इस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होता है ना, +7 ही रहता है। अब अगला दिया है, ग्रीन विट्रियल किससे बनेगा, ग्रीन विट्रियल किससे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ग्रीन विट्रियल का फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है FeSO4 प्लस नहीं होता है, और 7H2O। तो जिसके अंदर ये चीज़ दिख रहा होगा उसी से बनेगा, ठीक है। तो देखिए FeH2 H2O O2, FeH2 H2O CO2, FeH2 CO CO2, FeH2 CO। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, FeH2 प्लस O2 प्लस H2O के साथ मिलेगा और ये आपका बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा हमारा हैंडराइटिंग खराब है तो उसको आप इग्नोर करेंगे, बस आप काम पर फोकस करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेयर्स रिजेंट एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिजेंट बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स
रिजेंट, जो कि यूज किया जाता है किसके अंदर, ऑक्सीडेशन के लिए। किसका ऑक्सीडेशन के लिए, एल्कीन का। कौन से एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेगा, सभी प्रकार के एल्कीन का, बस बेंजीन को छोड़ करके, बेंजीन को नहीं करेगा। ठीक है, जब ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और वहाँ पर लगा देता है एल्कोहल, OH लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है और लिखा गया है एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि बेयर्स रिजेंट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट अनसेचुरेशन। हाँ, ये अनसेचुरेशन का टेस्ट का यूज़ करने के लिए किया जाता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। इन दिस केस तो ये इसका यूज़ करते हैं अनसेचुरेशन के टेस्ट में। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आप देखोगे तो बेंजीन के अंदर भी है और बाहर भी है ना, यही कंपाउंड है ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा जिसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यही कंपाउंड है। तो अंदर भी है बाहर भी है पाई बॉन्ड, लेकिन इस केस में जो ये बेयर्स रिजेंट है सिर्फ इस पाई बॉन्ड को सेचुरेट करता है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगाता है ना, बाकी को कुछ नहीं करता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण जो होगा उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन हाँ हमें बस यहाँ पर देखना है इसके पीछे कारण है इसका डीलोकलाइजेशन, परफेक्ट डीलोकलाइजेशन, परफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड इसके कारण से नहीं होता है। बेयर्स रिजेंट के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि इसके घूमते हुए पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सके, खैर वो बात की बात है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है, अनसेचुरेटेड द साइड चेन इज इफेक्टेड। जो साइड चेन है यानी कि ये वाला है, ये इफेक्टेड होता है कि अनसेचुरेटेड इन बेंजीन न्यूक्लियस इज अफेक्टेड, यानी कि अनसेचुरेशन में बेंजीन न्यूक्लियस अफेक्टेड होता है, कि अनसेचुरेशन इन बोथ इज अफेक्टेड, दोनों इफेक्ट होता है। बेयर्स रिजेंट कैन नॉट बी यूज्ड, बेयर्स रिजेंट को यूज नहीं करते हैं। तो इस केस में आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि बस साइड चेन क्या होता है, इफेक्ट होता है और बाकी किसी को कोई कुछ पूछता भी नहीं है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। यहाँ पर कुछ देखिए थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हमारे कुछ मजबूरियाँ थी जिसके चलते हमको इसको ऐसा ख़राब प्रिंट बनाना पड़ा। आगे से हम बहुत ध्यान से और अच्छे से आपको लेकर के आएंगे, ये क्या कहते हैं इसको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अच्छा लेकर के आएंगे ताकि उसमें आपको और अच्छे से दिखाई दे। आज के लिए आप लोग थोड़ा सा संभाल लीजिए, मतलब कि देख लीजिए, जैसे भी हो अगले में हम और अच्छे से बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इस केस में दिया गया है टाइटेनियम से वेनेडियम फिर क्रोमियम और मैग्नीशियम तक जाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, अनकरेक्ट पूछ रहा है क्या, डज नॉट करेक्टली मैच, हाँ अनकरेक्ट पूछ रहा है। टाइटेनियम से वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज पर जाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टाइटेनियम से वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये बात गलत है, ये बात क्या है, गलत है। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट इन सभी के मुकाबले कम होता है ना, तो ये पॉइंट क्या है, सी वाला ऑप्शन गलत है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो यही हो जाएगा। टाइटेनियम से वेनेडियम मैग्नीज और क्रोमियम का सेकंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, हाँ ये बात सही है। क्रोमियम की आयनेशन एनर्जी बढ़ जाती है सेकंड वाला, जबकि मैग्नीशियम का कम होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सेकंड की बात करें ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, जिसके चलते कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप 3d5 में से निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें निकालने देगा, क्योंकि 3d5 हाफ फील्ड हो जाता है, जिसके चलते कि यहाँ सब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन तो हमें फालतू लग रहा है, खैर देख लेते हैं, जब दिया है तो फालतू थोड़ा ना होगा, है कि नहीं, हमको लगने से क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट दिया गया है। ओनली प्लूटोनियम शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 इन एक्टिनाइड्स। क्या सिर्फ प्लूटोनियम ही, क्या सिर्फ Pu ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये ऑप्शन दिया गया है, तो इस केस में यह गलत होगा। नेपच्यूनियम भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि ये दोनों शो करते हैं, लेकिन इसमें तब ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट Mn नहीं दिया है, मेटल पर 4+ आयन ऑफ थोरियम
इज द ओनली डायमैग्नेटिक M4 आयन ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। सेकंड में दिया गया है कि थोरियम पर 4+, सिंपल भाषा में क्या ये डायमैग्नेटिक है, तो हाँ ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। थोरियम पर 4+ चार्ज ये डायमैग्नेटिक होता है, तो ये बात आपका क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल्स ऑफ एक्टिनाइड कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू ए फॉर्म ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ कंपाउंड कंपेयर टू द 4f ऑफ लेंथेनाइड्स। जो इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में होते हैं वह बहुत प्रबल इच्छा से बॉन्डिंग बनाने के लिए जाते हैं 4f ऑर्बिटल के अपेक्षा, तो ये ऑप्शन भी सही है। ये भी क्या है आपका, अच्छा इसका ट्रू फॉल्स बताना है ना, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसके पीछे कारण क्या है कि 4f ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर हो जाता है, और जब इसकी दूरी बढ़ जाती है तब इसकी बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनाइड्स विच आर द फॉलोइंग। अच्छा बस इतना ही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनाइड्स। क्या बात सही है, तो हाँ ये वाला बात भी सही है। इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालना एक्टिनाइड की अपेक्षा और ज़्यादा कठिन होता है, और ज़्यादा जो है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग SP और D का निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन F ऑर्बिटल में स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना पड़ता है ना। स्पिन के साथ साथ हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना पड़ता है। तो इस केस में पहला ऑप्शन फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एमंग द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस इन एलिमेंटल फॉर्म। कौन सा इसमें से कंपाउंड है जो कि एलिमेंटल फॉर्म में मनुष्य जो है उसे कंज्यूम कर सकता है। तो इसका आंसर शायद हमें कॉपर लगता था, लेकिन हमें इसमें कन्फ्यूजन था, तो हमने ChatGPT से पूछा था, लेकिन अभी तक इसने आंसर नहीं दिया है ना। एक मिनट, शायद इसने अभी तक हमें आंसर नहीं दिया है। इस केस में इसका एक्चुअल आंसर जो है सी वाला होगा, यानी कि सिल्वर होगा, क्योंकि सिल्वर को हम लोग जो है कि एलिमेंटल फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस इन एलिमेंटल फॉर्म सिल्वर होता है। मरकरी को भूल से भी शरीर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पॉइजन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग पोटेशियम आयोडाइड टू CuSO4 सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है, एक वाइट PPT बनता है। तब उस वाइट PPT का किसके कारण से बनता है, तब इस केस में जब इसका रिएक्शन होता है ना, तब इस रिएक्शन में 2 कॉपर सल्फेट के कंपाउंड और 4 पोटेशियम आयोडाइड के कंपाउंड को यूज़ किया जाता है, और ये आपका बनता है यहाँ पर 2CuI + I2 + 2K2SO4 ये रिएक्शन होता है। यानी कि इस केस में क्या बनता है, क्यूप्रस आयोडाइड बनता है CuI। अब CuI तो किसी में भी नहीं दिया है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं Cu2I2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CuI को Cu2I2 लिख सकते हैं, यानी कि इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलरलेस। इस पेयर में किसके अंदर दोनों जो है कि कंपाउंड कलरलेस है। तो कलरलेस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, D0 और D10 अगर होगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि 0 होगा तो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो देखिए स्कैंडियम पर 3+ D0, इसके अंदर D10, जिंक पर 2+ D10, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं D2 वेनेडियम में D3 और टाइटेनियम पर 3+ का मतलब D1, Zn पर 2+ का मतलब D10, लेकिन Mn पर 2+ का मतलब D5, ठीक है। Ti पर 4+ का मतलब D2, और यहाँ पर हो जाएगा D9, ठीक है। तब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाई।
एनहाइड्रस FeCl3 हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है डिजॉल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड इन कंसनट्रेटेड H2SO4। हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व करना होगा कंसनट्रेटेड HCl में। तो देखिए हमें लिक्विड में नहीं लेना है एनहाइड्रस, ये एक्वस सोल्यूशन है ना, तो हमें जो है कि इससे अगर आप बनाओगे तो वाटर बन जाएगा। देखो अगर आप FeOH का होल थ्राइस है प्लस HCl का 3 HCl मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तब ये बनेगा आपका फेरिकोलाइट, ठीक है, इसमें कोई दूराई नहीं है। लेकिन इसके साथ 3 वाटर मालिक्यूल मिलेगा तो ये जो वाटर है ना, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा तो ये एक्वस हो जाएगा ना। अब अगला दिया है कंसनट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो या फिर पासिंग ड्राई HCl ऑन हीटिंग स्क्रैप। हमें क्या करना है, देखो ये दोनों केस में तो वाटर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाँ, किसी में फेरस कोलाइट बनेगा, किसी में फेरिक कोलाइट बनेगा, तो रिएक्शन देखने के बाद बात की बात है, बाद में पता चल जाएगा। अब अगला दिया गया है पासिंग ड्राई HCl, है ना, HCl गैस जो कि ड्राई है उसको पास करना है हीटेड आयरन स्क्रैप, यानी कि आयरन के ऊपर पास करना है। तब इस केस में आपका नहीं बनेगा क्योंकि HCl है ना, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगा, नहीं होगा। इसको हम डायरेक्ट इसके द्वारा बना सकते हैं, Cl2 को रिएक्शन करा देते हैं आयरन के साथ, तब ये बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इस प्रकार से कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 मालिक्यूल FeCl3 का, FeCl3 के 2 मालिक्यूल यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2। ये देखिए ये हमने अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MnO2, जबकि और देखो 2 जनवरी 2025 में पूछा गया है। MnO2 को MnO2 से 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, इसको हम लोग मैग्नाइट ओर बोलते हैं। इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, 2 स्टेप में आगे का रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, पहला स्टेप में KOH के साथ रिएक्शन होता है, फिर इसी में आगे ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का, है ना, और इसके द्वारा रिएक्शन होकर के क्या बनता है ये इसमें पूछा गया है। तब इन दोनों के द्वारा जब रिएक्शन होता है तो फाइनल स्टेप में बनता है आपका K2MnO4, है ना, K2MnO4 बनता है, जिसके ऊपर आगे हम लोग इसका रिएक्शन करा करके KMnO4 बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, K2MnO4 बनता है, ठीक है। तो ये था आपका जेई का टेस्ट का सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस। अब अगले वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।